हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ऋचा श्रीवास्तव है और मैं आज एक नए वीडियो के साथ रेडी हूँ जिसका नाम है प्रिकॉशंस टू बी टेकन इन प्रोडक्ट मेथड। देखिए, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि किस तरीके से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं थ्रू प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट मेथड में हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है कि मतलब हमें किन किन आइटम्स को कंसीडर करना है, यानी किन किन आइटम्स को हमें इंक्लूड करना है और किन किन आइटम्स को हमें एक्सक्लूड करना है। ठीक है, तो ये इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ऐसे आइटम्स होते हैं जिसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं उन सारे कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें डूज़ एंड डोंट्स के हिसाब से आपको इस वीडियो को समझना है। ठीक है, यानी कि हमें क्या चीज़ें ऐड करनी है और क्या चीज़ें ऐड नहीं करनी है, कौन से आइटम्स हमें ऐड करने हैं और कौन से आइटम्स हमें ऐड नहीं करने हैं और ऐसा क्यों करना है। ठीक है, तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो प्रोडक्ट मेथड होता है, जब हम इससे नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कि हम किन किन चीज़ों को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो बेसिक जो मतलब जो आपका क्राइटेरिया होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपको ये समझना चाहिए कि ये एक्टिविटी इकोनॉमिक है कि नहीं। ठीक है, यानी कि इस एक्टिविटी के पीछे किसी गुड का या किसी सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, दिस इज़ द बेसिक थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। प्रिकॉशंस, देखिए, आइटम्स टू बी एक्सक्लूडेड। देखिए, एक्सक्लूडेड का और आइटम्स टू बी इंक्लूडेड। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स शुड बी इंक्लूडेड। हम उन सारे आइटम्स से स्टार्ट करते हैं जिन आइटम्स को हमको इंक्लूड करना है। ठीक है, द आइटम्स टू बी इंक्लूडेड। सो द फर्स्ट पॉइंट इज इम्प्यूटेड रेंट of owner occupied houses. All houses have rental value no matter these are self occupied or rented out. देखिए, imputed rent का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हम एक घर में रह रहे हैं। ठीक है, वो हमारा खुद का घर है। ठीक है, हमने उसको रेंट पे नहीं दिया, हम उस पर खुद रह रहे हैं। ठीक, लेकिन मान लीजिए अगर हम उसको किसी को रेंट पे देते हैं, ठीक है, तो उस वो कुछ ना कुछ रेंट निकलेगा ना उसका, यानी कि वो उस हाउस की ये कैपेसिटी है कि वो कुछ ना कुछ रेंट को अर्न कर सकता है। ठीक है, तो इस कैपेसिटी को हम कहते हैं इम्प्यूटेड रेंट। मतलब रेंट है तो एक, लेकिन एग्जैक्टली में एक्चुअल में नहीं है। ठीक है, यानी कि हमारा एक घर है जिसमें हम खुद रह रहे हैं, अगर हम सपोज करिए उसको रेंट पे देते तो कितना रेंट आता। ठीक है, तो उसको कहते हैं इम्प्यूटेड रेंट। तो इस इम्प्यूटेड रेंट को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि वो घर की अर्निंग कैपेसिटी है, और कितनी कैपेसिटी है, जितना उसका रेंट होगा, जितना उसका सर्किल एरिया होगा, तो इसे हमें इंक्लूड करना है। सेकेंड इज इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन और फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन। इसका ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपने जो भी गुड या सर्विसेज को क्रिएट किया, लेकिन उसको मार्केट में नहीं बेचा, प्रोडक्शन तो किया लेकिन उसको मार्केट में नहीं बेचा, उसको खुद ही अवेल कर लिया, उसको खुद ही यूज़ कर लिया। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट में बेचते तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती, चाहे वो गुड हो चाहे वो सर्विस हो, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती। तो उसकी वैल्यू को कहते हैं इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। यानी आपने किसी चीज़ का प्रोडक्शन किया, जैसे मान लीजिए एक फार्मर है, उसने प्रोडक्शन किया और उसने सारा का सारा उसकी फैमिली ही यूज़ कर ली, उसकी फैमिली ने ही वो सारे गुड्स को यूज़ कर लिया। लेकिन अगर मान लीजिए उसको वो मार्केट में बेचता तो कोई ना कोई उसकी वैल्यू तो होती। ठीक है, तो वही उसी को कहते हैं इम्प्यूटेड वैल्यू, यानी एक्चुअल में नहीं है बट इनडायरेक्टली वो है, एग्जिस्ट करती है। तो इसी तरीके से हमें इम्प्यूटेड रेंट और इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड करना है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बाय एंटरप्राइजेज, गवर्नमेंट एंड हाउस होल्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ओन अकाउंट प्रोडक्शन, ओन अकाउंट प्रोडक्शन का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए कोई एंटरप्राइज है।
ठीक है, या गवर्नमेंट है या हाउस होल्ड्स हैं, ये कोई ना कोई फिक्स्ड एसेट्स को अपने इस्तेमाल के लिए, कमर्शियल पर्पज़ के लिए नहीं, अपने ओन पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कार है, मैं उसको अपने हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर मान लीजिए उस कार को अगर मैं कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करूँ, मैं उसकी जैसे मान लीजिए टैक्सी बना दूँ, तो वो कार कुछ अर्न कर सकती है, ठीक है। तो वो जो वैल्यू है जो वो अर्न कर सकती है उसको हमें नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है, ठीक है। इसी तरीके से फिक्स्ड एसेट, जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं, ठीक है, चाहे जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग ही है, ठीक, तो अगर गवर्नमेंट उसको अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रही है, कोई एंटरप्राइज उसको अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रही है, तो उसकी जो इम्प्यूटेड वैल्यू आएगी उसको भी हमको इंक्लूड करना है। नेक्स्ट है only value added and not value of output, only value added and not value of output by the production units should be included, avoid double counting, ठीक है। इसका मतलब ये है कि देखिए वैल्यू एडेड का मतलब होता है कि हर एक स्टेप पे जैसे प्रोडक्शन की कई स्टेप्स होती हैं, कई स्टेजेस होती हैं, तो हर स्टेज पे कितना वैल्यू ऐड हुआ उसको हमें टोटल करना है, ना कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें डबल काउंटिंग को अवॉइड करना होता है, ठीक। देखिए ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये ही मैं आपको इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, यानी कि जिसमें मैंने आपको प्रोडक्ट मेथड बताया था, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम थ्रू प्रोडक्ट मेथड, ये चीज़ मैं उसमें काफ़ी डिटेल्ड में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। ये कंटिन्यूएशन का वीडियो है, पहले आप उसको देखेंगे तभी ये आपको समझ में आएगा ये वीडियो, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि पहले आप उस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि हर स्टेप पे, प्रोडक्शन की हर एक स्टेज पे, जैसे मान लीजिए वीट है तो वीट से फ्लोर बना, फ्लोर से ब्रेड बन गई, ठीक है। और ब्रेड के बाद फिर शॉपकीपर उसको पैकेज करके बेचता है, ठीक है। तो हर एक स्टेप हो गया, यानी फार्मर से फ्लोर मिल में गया जहाँ पे फ्लोर बना, फ्लोर मिल से फिर वो बेकर के पास आया जहाँ पे वो केक बना, और केक वो कहाँ पे गया, शॉपकीपर के पास गया। तो हर एक स्टेज पे, यहाँ पे चार प्रोडक्शन की स्टेजेस हैं, हर एक स्टेज पे उस प्रोडक्ट में कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है, कितना उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो वो हमें अकाउंट फॉर करनी है वैल्यू एडेड, ना कि हमको क्या अकाउंट फॉर करना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। उसका एक्चुअल वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं करना, क्योंकि अगर हम एक्चुअल वैल्यू ऑफ आउटपुट करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, ठीक है। डबल काउंटिंग को लेकर के मैं एक डिटेल्ड वीडियो अभी बनाने वाली हूँ, और इस वीडियो के तुरंत बाद वो वीडियो आ जाएगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो ये 3 वीडियोस जो है प्रोडक्ट मेथड के, यानी कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, ये वाला वीडियो जो प्रीवियस वीडियो है मेरा, और उसके बाद ये प्रेजेंट वीडियो, ठीक है, जिसमें हम प्रिकॉशंस पढ़ रहे हैं, और इसके बाद डबल काउंटिंग का जो वीडियो है, ये तीनों कंटिन्यूएशन में आपको देखना है, तभी आपको नेशनल इनकम थ्रू प्रोडक्ट मेथड समझ में आएगी। नेक्स्ट है डू नॉट इंक्लूड द सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। देखिए सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू को हम इसलिए नहीं इंक्लूड करते क्योंकि जिस फाइनेंशियल ईयर में ये गुड्स का प्रोडक्शन हुआ था उस साल तो वो ऑलरेडी उनकी वैल्यू इंक्लूड हो चुकी है। जैसे मान लीजिए एक कार है, मैंने सेकेंड हैंड खरीदी, ठीक है, वो मैंने इस साल खरीदी है, ठीक। अब मैंने तो खरीदी लेकिन वो बनी तो पिछले साल थी ना, तो पिछले साल उसकी वैल्यू ऑलरेडी नेशनल इनकम में इंक्लूडेड है, तो हम इस साल अगर उसको इंक्लूड कर देंगे तब तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो हमें इस साल नहीं करना, जिस फाइनेंशियल ईयर में वो कार बनी थी उस फाइनेंशियल ईयर में उसकी वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है नेशनल इनकम में, ठीक है। तो हमें इसको अब दोबारा इंक्लूड नहीं करना। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि मान लीजिए वो सेकेंड हैंड कार मैंने किसी ब्रोकर के थ्रू खरीदी या किसी कमीशन एजेंट के थ्रू खरीदी, तो उसको जो पैसा हम देंगे, भाई हम ब्रोकर से कहेंगे ना हम एक सेकेंड हैंड कार दिला दो,
ठीक है। तो वो ब्रोकर की जो सर्विस है वो तो अपनी सर्विस दे रहा है ना, वो जो कमीशन एजेंट है वो तो अपनी सर्विस दे रहा है। उसने आपको बताया कि हाँ भाई फला फला जगह पर सेकंड हैंड कार है, आप जाके ख़रीद लीजिए और मुझे मेरा कमीशन दे दीजिए। तो उसने तो प्रोडक्टिव एक्टिविटी की है, ठीक है। तो उसको जो हम पैसे देंगे, उसका ब्रोकरेज या उसकी कमीशन, वो आपको नेशनल इनकम में इंक्लूड करनी है। लेकिन जिस कार को आप खरीद रहे हैं, सेकंड हैंड कार को, उसकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं करनी है। तो ये यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो हमें एक्सक्लूड करनी है, ठीक है। यानी कि अब हम उन सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, उन आइटम्स पे ध्यान देंगे जिन आइटम्स को हमें इंक्लूड नहीं करना है, एक्सक्लूड कर देना है पूरी तरीके से, ठीक है। तो उसमें पहला है सेल्स एंड परचेजेस ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। अभी ऑलरेडी मैं आपको ये पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, क्योंकि दे आर नॉट द पार्ट, सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट द पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द करेंट ईयर, ठीक है। उनकी वैल्यू ऑलरेडी, देयर वैल्यू हैड ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम ऑफ द ईयर इन विच दे वर प्रोड्यूस्ड। जिस साल उनका प्रोडक्शन हुआ था उस साल ऑलरेडी उनकी वैल्यू इंक्लूडेड है नेशनल इनकम में, इसलिए हमें दोबारा उनकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना। लेकिन इफ़ द ट्रांजैक्शन हैज़ बीन मेड थ्रू अ ब्रोकर, अगर आपने उस कार को या किसी भी चीज़ को जो सेकेंड हैंड आप खरीद रहे हैं उसको किसी ब्रोकर या कमीशन एजेंट या के द्वारा खरीद रहे हैं और उसको, उस ब्रोकर को उसकी ब्रोकरेज पे कर रहे हैं या कमीशन एजेंट को उसकी कमीशन पे कर रहे हैं, तो वो ब्रोकरेज और वो कमीशन जो कि प्रोडक्ट सर्विस है, इसलिए वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी, ठीक है। नेक्स्ट है सेल ऑफ बॉन्ड्स बाय अ कंपनी। देखिए बॉन्ड्स का जो सेल होता है, बॉन्ड्स जो होते हैं वो फिक्टिशियस एसेट होते हैं, ठीक है, फिजिकल एसेट नहीं होते, ठीक। तो इसमें जब बॉन्ड कंपनी कोई अपने बॉन्ड्स को सेल करती है तो वो सिर्फ एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, यानी उसके पीछे किसी भी गुड या सर्विस का फ्लो नहीं होता। तो हम इस सेल को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यानी वो सर्विसेज जो कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए की जाती हैं, जैसे सर्विसेज ऑफ अ हाउसवाइफ। हाउसवाइफ दिन भर काम करती रहती है, ठीक है, लेकिन उसकी जो भी वो काम करती है उसकी मार्केट वैल्यू को एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, इस वजह से उसकी जो सर्विसेज हैं उसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, एक्सक्लूड कर देंगे नेशनल इनकम में, ठीक। तो ये सारे आइटम्स थे जिसको कि हमें एक्सक्लूड करना है, नेशनल इनकम में बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब कुछ पॉइंट्स और बचते हैं, वो भी फटाफट देख लेते हैं, जिसमें है इनकम ऑफ अ स्मगलर। स्मगलर यानी गैम्बलिंग एक्टिविटीज़, जो कि पूरी तरीके से इलीगल एक्टिविटी है, और जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ है जैसे स्मगलिंग, गैम्बलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, ये हम कुछ भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी वही कारण है। क्या कारण है? कि इसके पीछे भी किसी भी तरीके का की गुड या सर्विस का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। एंड द लास्ट इज़ योर वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये तो हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में जब मैंने आपको नेशनल इनकम थ्रू प्रोडक्ट मेथड बताया था कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी कि रॉ मटेरियल पे जो खर्चा होता है उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी हमारी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स में जुड़ी हुई है, तो इसको हमें बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करना। जैसे मान लीजिए कि एक केक है, तो केक जो है उसमें आटे की कीमत तो जुड़ी हुई है ना, तो हम केक की कीमत में आटे की कीमत फिर से दोबारा नहीं जोड़ देंगे, ठीक है, वो उसका रॉ मटेरियल है। केक का रॉ मटेरियल क्या है? आटा, ठीक है, फ्लावर। तो हमें फ्लावर की वैल्यू को इसमें दोबारा इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये सब कुछ आइटम्स थे जिसको कि हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना है। तो ये हमारे प्रिकॉशंस थे, यानी कि अभी हमने देखा कि किन आइटम्स को हमें इंक्लूड करना है, किन आइटम्स को हमें नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय।